खैर चलिए, हमारे साथ मानव चोपड़ा जुड़े हैं और अमरीश बालिका हमारे साथ जुड़े हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अमरीश, हो सकता है ओपनिंग थोड़ी बहुत वीक हो, संकेत इसी तरह के हैं SGX निफ्टी पर, लेकिन एक्शन काफ़ी हद तक मिड कैप स्टॉक्स में है। और इनफैक्ट आप जुड़े उससे पहले हम इन्हीं स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे। लुक एट स्टॉक्स लाइक सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, जो मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, अब ये इसे राइड करने का सही समय है? Absolutely, क्योंकि I think action has clearly shifted from the large caps to the mid caps, और शायद over the next 1 or 2 months you'll actually see more action in this space. So I think it is time to ride that rally, accumulate stocks at these levels, but it's mainly for trading and not for investment. I think you'll see a decent upside, but I think people should also exit, I mean, as soon as they get the returns. जी, तो मानव चोपड़ा भी हमारे साथ हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं निर्मल बैंक से। मगर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सौरभ जी जो हमारे प्रोड्यूसर है कह रहे हैं पहले ब्रेक लीजिए, फिर आके हम मानव से और अमरीश से दोनों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शहबाज लाइव में। कुछ ही देर में इंडिकेटिव टिक्स आएंगे। हमारे साथ मानव चोपड़ा भी बने हुए हैं। मानव, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहले चलिए चार्ट्स पर बात कर लेते हैं इंडेक्स की। आज के लिए इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बिकॉज नॉट टू श्योर 6220 या फिर 6200 कितने समय में टेस्ट हो जाएगा। SGX निफ्टी हालांकि 6278 पर है फिलहाल। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 6200 एंड 6230 का जो इंट्राडे सपोर्ट लेवल्स है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपका प्रीवियस गैप पैटर्न भी है। एंड अगर आप मार्केट का ओवरऑल चार्ट पैटर्न्स भी देखें तो वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड लोज। एंड इट्स क्लियर दैट हम लोग को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ही मेंटेन करना चाहिए। हमारे जो टेक्निकल पैरामीटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वो अभी भी बुलिश एरिया में है। एंड विद एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव डाइवर्जेंस मुझे लगता है कि मार्केट अपने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज होल्ड करेगा। एंड अगर आपको शायद से कोई डिप्स दिखे, अगर मार्केट अभी जैसे अभी मार्केट शायद से आपको शॉर्ट टर्म में नीचे ओपनिंग दिखे, बट आई थिंक आपको बाइंग करना चाहिए। वी एक्सपेक्ट कि अगर शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन दिखे, बिकॉज मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाइस के पास है, शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन करके ओवरऑल पैटर्न सजेस्ट करता है इवेंचुअली विल बी ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड। आपका जो 6290 एंड 6325 विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस। मानव जी, मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा आज और कल के लिए जो ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं। अगर बैंकिंग की हम बात कर सके, मैं ये देख रहा था कि अगर आप चार्ट्स देखें 2-3 साल के, तो जो अप ट्रेंड आई है बैंकिंग स्टॉक्स में उनमें भी फर्क है। जैसे देना, सिंडिकेट, यूको, यूनाइटेड, आंध्रा, इनकी चार्ट्स बहुत शार्पली मूव हुई हैं और रेंज से बहुत स्ट्रांगली ब्रेक हुआ है। और फिर आपके सेंट्रल इंडियन बैंक चार्ट्स मूव हो रही है, मगर उस किस्म का वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो आप कौन से 3 बैंक्स पिक करेंगे जहां पर ट्रेडिंग मोमेंटम, प्राइस, वॉल्यूम और टाइम, ये तीनों का जो एक संगम है बहुत सही है? जो मेरे 3 पिक्स रहेंगे, फर्स्ट विल बी देना बैंक, सेकंड विल बी यूनियन बैंक एंड थर्ड विल बी आंध्रा बैंक। इसका कारण ये है कि स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे कि स्टॉक्स ने जिस तरह से ब्रेकआउट दिया है, जिस तरह से बेस बना के जो राइज आया है, मोमेंटम इंडिकेटर्स ने आपके वीकली चार्ट्स पे भी कंफर्मेशन दिया, क्लियरली सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक ने एक अच्छा सा कंफर्मेशन दे दिया मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल, जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसका एक बेस भी अच्छा है एंड ऑन टॉप ऑफ इट इस स्टॉक ने काफ़ी टाइम के बाद अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर भी क्लोज दिया है। अगर ये सारे पैरामीटर्स देखेंगे तो हम लोग को लगता है कि ये स्टॉक एटलीस्ट नियर टर्म पर्सपेक्टिव आपको इन शॉर्ट टर्म एटलीस्ट 8 to 10% के रिटर्न्स दे सकते हैं। तो मेरे यही टॉप 3 पिक्स रहेंगे। ठीक, अमरीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश की खासियत ये है कि इनको रिटेल का पल्स जो है बहुत अच्छी तरह पता है, इन्होंने बहुत साइकिल देखे हैं, तो इनकी जो व्यू है इस टाइम पे बहुत ही अहम रहती है। अमरीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रिटेल में आप ट्रेडिंग इंटरेस्ट कहाँ देख रहे हैं? बैंकिंग में देख रहे हैं? क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये बैंकिंग सेक्टर रैली जो 3-4 साल पहले चली थी वो ही ये उस किस्म की एक रैली बन रही है, और ओवरऑल मार्केट की जगह हमें ये सेक्टर रैलीज में फोकस करना जरूरी होगा। Absolutely, but retail interest overall काफ़ी कम है इस बार as compared to when you saw the new highs in 2010 or 2008.
retail interest is extremely low. But whatever retail interest is there, clearly is there in the momentum stocks like banking, जहाँ पे we have seen a decent rally in the past few days. So people are clearly looking at the mid cap in the PSU banking space, and people are picking up stocks like Dina Bank, Syndicate Bank, and among the private sector ones, they are looking at Federal, DCB. I think these are couple of spaces where there is a lot of retail interest. ऑलराइट, इनफैक्ट जस्ट वन पॉइंट आशु, अगर आप देखें इनफैक्ट जो बाइंग हुई है सितंबर से लेकर अब तक, अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी भी बैंकिंग स्टॉक्स में हैज़ टॉप्ड ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, जबकि ओवरऑल अगर आप देखें तो जो DIIs हैं वो अभी भी मार्केट में सेलर ही रहे हैं। अगर आप पिछली सीरीज़ भी देखें, लेकिन पिन पॉइंट कर रहा है कि उनको भी शायद वैल्यू है वो कहाँ पर नज़र आ रही है, एंड ऑब्वियसली दे विल बी वरीड अबाउट देयर NAVs। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा और फ्रेंडली बनता है यहाँ पर फॉर इन्वेस्टर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, और मैं अपने म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर हैं उन दोस्तों से माजरत चाहता हूँ, मगर देखिए हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, सब 3 महीने में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा था, फिर बोलते हैं जी जाके वैल्यू खरीदें। तो आप मुझे बताएं ये कैसे होगा? 3 महीने में आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए तो या वो वैल्यू ढूंढें या ट्रेडिंग ढूंढें। तो ये हमें याद रखना चाहिए, उनको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी पड़ता है। अब वो कुछ पकड़ के रखे जो 5 साल में चले, आप तो उसमें से निकल जाओगे। करेक्ट, दैट्स सो, वही इनफैक्ट रिफ्लेक्ट भी हुआ है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं इंडिकेटिव टिक्स के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शहबाज़ लाइव में। कुछ ही देर में इंडिकेटिव टिक्स आएंगे। कल 6253 की क्लोजिंग थी निफ्टी की। आज आईटी नंबर्स पर भी नजर रखनी होगी, आईटी स्टॉक्स पर, माफ कीजिए। कॉग्निजेंट के नंबर्स जिस तरह के आए हैं, उन्होंने खुद के एस्टिमेट्स को भी आउट परफॉर्म किया। हालांकि सीधा इससे कोई चीज़ डिराइव करना मुश्किल है कि बाकी आईटी स्टॉक्स पर इसका असर क्या होगा, लेकिन करेंसी में अमरीश थोड़ी बहुत वीकनेस एक्सपेक्टेड है। अगर आप ट्रेडर्स से भी बात करें इस समय, आईटी स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? बिकॉज कल थोड़ी हैमरिंग देखने को मिली थी यहाँ पर। IT stocks over the last few days थोड़ा बहुत वीकनेस तो देखा है हम लोगों ने ओवरऑल, बट आई सपोज बिकॉज ऑफ कॉग्निजेंट possibly we could see some amount of up. And as far as rupee is concerned, clearly we don't see the rupee breaching that 62.5, 63 barrier. So overall, I think it will be between that 60 to 63. Unless it breaches 63, I don't think it will really have too much of an effect on the IT space. So I think one should be a bit light after the sort of a move which we have seen in the last, close to 6-8 months in the IT stocks. At these levels, most of them are I think fully valued to overvalued. So I think one should not be taking fresh position in IT stocks at this point of time. इंडिकेटिव कोट्स मेरे ख्याल से किसी टाइम पे भी आएंगे। मैं आ रहे हैं, अच्छा अभी 1 मिनट में उसको डालते हैं। मानव जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था, ये जो इंडेक्स के 3-4 स्टॉक्स हैं जो रिटेल ट्रेडर्स के साथ पॉपुलर रहते हैं, BHEL हो गया आपका, BHEL तो कहता नहीं आजकल, भेल ही कहते हैं मेरे ख्याल से। चलें बोले नंबर्स भी आने वाले देखने होगा, मीठे आते हैं तीखे। L&T हो गया आपका, तीसरा विप्रो, इन्फोसिस और रिलायंस। मानो जी, इसमें आपको, मेरे को तो कोई ट्रेंड दिखी नहीं इनके स्टॉक्स में, मतलब ये रेंज में ही घूम रहे हैं। यहाँ कोई ट्रेंड दिख रहा है आपको? ये जो आपने स्टॉक्स मेंशन किए, इसमें से कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो मुझे 2 स्टॉक्स फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जो है भेल और एक रिलायंस। भेल ने क्या किया है, आप जो शार्प प्राइस दिया रिसेंट लो से, अभी वो सिर्फ टाइम करेक्शन दे रहा है। वी हैव नॉट सीन प्राइस करेक्शन इन भेल। इसने एक अपना बहुत एक जो रेंज बनाया अराउंड 135 डाउन साइड एंड 146 अप साइड। मुझे लगता है ये अभी एक रेंज बना रहा है। स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ सिग्नल दिखेंगे भेल में, तो हम लोग को एक इंडिकेशन आएगा कि यहाँ से एक अपसाइड ब्रेकआउट आने की संभावना है। वो ऑब्वियसली दिखेगा। अगर प्राइस में आप 143 के ऊपर क्लोजिंग देखेंगे तो आपको एक मोमेंटम राइज टिल 150 के लेवल्स देख सकते हैं। अगर आप रिलायंस को भी स्पेसिफिकली देखेंगे तो अगर वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे देखेंगे तो उसने काफ़ी अच्छा अपने एक बेस बनाया है, एंड BSE ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी एक अच्छे फॉर्मेशन में आ रहा है। मुझे लगता है अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे कोई स्टॉक देखना है निफ्टी में से, तो मैं रिलायंस पे काफ़ी अच्छी तरह से फोकस करूंगा। इसका जो रेजिस्टेंस है ऑन दी अपसाइड 920 का है। इनकेस अगर इस पे अपसाइड वीकली क्लोजिंग ब्रेकआउट देगा तो आई थिंक यू कैन सी अ स्मूथ रैली क्लोज टू 1080 लेवल्स। सो दिस इज वन स्टॉक दैट वन शुड लुक इनटू। जी
चलिए, इस बीच रुपए की ओपनिंग 62 पर हुई है, एज वी स्पीक है 6192 के आसपास है, लेकिन 62 पर ओपनिंग हुई है तो करीब आधे % का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है शुरुआती दौर में। जो मार्केट के टिक्स हैं उसमें निफ्टी करीब 16 पॉइंट ऊपर है इंडिकेटिव टिक्स में, और सेंसेक्स पर रुझान थोड़ा फ्लैटिश है इस समय। हमारे साथ मयंक मौजूद हैं करेंसी मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए। मयंक, 62 के आसपास है रुपया, लेकिन एक जो ट्रेडिंग डेस्क पे अगर आप किसी से बात करें तो व्यू थोड़ा इस समय ये इमर्ज हो रहा है कि शायद कमजोरी और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है रुपए पर। नवंबर की सीरीज में आपको क्या लगता है रुपए में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग मिहिर। रुपये की जो लास्ट एक महीने की चाल है, वी हैव बीन कंसोलिडेटिंग इन द रेंज ऑफ 61-62, एंड प्राइमरीली जब आरबीआई ने अगस्त 28 को डॉलर विंडो ओएमसीज के लिए एक ओपन किया था, जहां पे उनका एवरीडे 400 मिलियन पर डे का जो डिमांड है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, वो आरबीआई उस विंडो से सेटिस्फाई कर रहा था। अब मार्केट में ये टॉक्स काफी हो रही है कि गोइंग अहेड ये विंडो आरबीआई क्लोज करने वाला है, एंड दिस डिमांड वुड नाउ कम बैक टू द ओपन मार्केट फॉर द ओएमसीज। सो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि काफी रिलक्टेंस है रुपये के अंदर टू ब्रेक इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द लोअर साइड एंड गो बिलो द 61 लेवल्स, एंड यही ट्रेंड अब मार्केट में बन रहा है कि लगभग अराउंड 1.5% ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 62, सो क्लोजर टू 63 लेवल्स एक बार मार्केट टच कर सकता है, कीपिंग इन माइंड कि वो डॉलर विंडो बंद हो सकता है अभी आगे चल के। जी मयंक जी, मैं आपसे एक थोड़ा सा फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं पूछ सकूं तो। मैं ये पूछना चाहता था आपसे, विदेशी संस्थागत निवेशक कम से कम 15 अरब डॉलर 15,000 करोड़ लेके आए पिछले महीने। क्रूड ऑयल जो हमारा 50% का इंपोर्ट बिल है उसकी प्राइस गिर रही है। एनआरआई जो है, मैंने उनकी कोई रेमिटेंस में कमी नहीं देखी। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि 3-4 महीने में रुपये फिर से 55 की तरफ बढ़े, या इसी लेवल पे फंसा रहेगा? नहीं, आप ये जो कह रहे हैं आशु, ये एकदम सही बात है कि जो आप फंडामेंटल पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो मार्केट काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव बीन लैंग्विशिंग बिटवीन 61 एंड 62 लेवल्स। एंड अगर आप देखें कि लास्ट एक महीने में जिस तरह से एफआई फ्लोज हुआ है, डिस्पाइट दैट द रूपी हैज स्टक इन दिस रेंज। सो इमीडिएट जो मूव दिख रहा है वो यही है कि मार्केट को ये कंसर्न है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की डिमांड जब मार्केट में हिट करेगी उस समय मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि पिछली बार भी हम इसी रीजन से फंस गए थे, जहां पे डॉलर का बहुत बड़ा मूव फ्रॉम 60 लेवल्स ऑल द वे टू 68-69 लेवल्स हमें देखा था, स्पेसिफिकली विद द फियर कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की डिमांड एवरीडे बढ़ती जा रही है। सो नाउ सिंस क्रूड हैज slowed down and the funds are flowing, बट इमीडिएट में अभी हमें यही कंसर्न दिख रहा है कि जब ओएमसीज जब वापस मार्केट में बाइंग स्टार्ट करेंगे तब मार्केट किस तरह से उनको हैंडल उस डिमांड को हैंडल कर पाता है। जी चलिए, शुक्रिया मयंक हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये भी देख लेते हैं कि इस समय के लिए आज के लिए मार्केट में ट्रेडिंग पिक्स कौन कौन सी हैं, कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए और इंट्राडे के लिहाज से पोजीशन आप ले सकते हैं। अल्पेश फुरिया, इनकी सलाह है आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर खरीदारी करने की। 640 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 590 का, यानी 590 का। आइडिया सेलुलर सेल करने की सलाह है और 156 के टारगेट के लिए आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर काउंटर ऊपर जाता है तो 168 का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। AK प्रभाकर, इनकी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर खरीदारी की सलाह है। 68 के टारगेट के लिए बाइंग कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 63.50 का। और ल्यूपेन 905 के टारगेट के लिए बाइंग कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 860 का। प्रवीर सरकार, इनकी ITC पर आज भी नेगेटिव कॉल है, बिकवाली की सलाह है। 311 के टारगेट के लिए आप इसे बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 323 का। और TCS, इसे 2000 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह है, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 2062 का। टेलीकॉम पर और एक चीज़ जो आज होने वाली है वो भी आपको बता दें आज, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को लेकर बैठक होने वाली, कल हमने आशु इसकी बात की थी, तो यहाँ से जो खबरें निकल कर आएंगी इसका कुछ हद तक इम्पैक्ट हो सकता है आज टेलीकॉम स्टॉक्स पर देखने को मिले हैं। मैं 2 स्टॉक्स लेना चाहूँगा। एक डिशमैन फार्मा, और ये इसलिए नहीं कि डिशमैन फार्मा कोई स्टॉक है, अगर आप देखें सब फार्मा स्टॉक्स में, API स्टॉक्स में मूव है, मगर ये डिशमैन फार्मा थोड़ी इंटरेस्टिंग मूव आ रही थी। इसमें अप ट्रेंड है जिसमें वॉल्यूम्स भी साथ में बैकअप हो रहे हैं।
दूसरा मैं रोल्टा की बात करना चाहता था। कल अगर आपने देखा रोल्टा में मूव आया, मगर रोल्टा वो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, वो ऐसे ऐसे वाली गाड़ी वाली, तो रोल्टा की जो मूव है हमेशा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मूव है। अब ये एक्यूमुलेशन कहां तक जाती है वो अलग बात है, बट मेरे इसमें इस स्टॉक में भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मानव, अगर ये दो स्टॉक्स अगर आपके पास इसकी चार्ट हो और उस पर अगर आप थोड़ी टिप्पणी कर सकें, और बाकी भी जो फार्मा की जो मूव आ रही है अगर वो सस्टेनेबल है। देखो, अगर स्पेसिफिकली मैं चालू करूँ और फार्मा सेक्टर की अगर आप भी देखेंगे तो ये फार्मा सेक्टर अभी एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन फेज में है। अगर आप देखेंगे तो द ओवरऑल फार्मा सेक्टर इज़ इन अ वेरी गुड बुल ट्रेंड। ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन और शॉर्ट टर्म डिक्लाइन फेज में है। मुझे लगता है फॉर नियर टर्म पर्सपेक्टिव ये अभी भी वीक रहेगा और मे बी अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट को, बट उसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसने इन्वेस्टमेंट ले लिया है वो अपने शेयर्स एग्जिट करे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से वन कैन वेट एंड वॉच फार्मा सेक्टर और वेट फॉर अ शॉर्ट टर्म डिक्लाइन। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी। जैसे अभी आपने मेंशन किया डिस्फैन फार्मा, ये बहुत अच्छे ट्रेंड में है, वॉल्यूम्स काफ़ी सपोर्टिव है। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो इसने इंपॉर्टेंट अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे दिया, तो इस स्टॉक ने एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल दिया। तो डिस्फैन फार्मा इज डेफिनेटली अ बाय ऑन डिप्स। अगर आप और कोई स्टॉक्स की भी बात करें फार्मा सेक्टर में से जो मुझे अभी वीक लग रहा है वो ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डी, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी ऑन द डाउन साइड एटलीस्ट 3 to 5% की भी डिक्लाइन आ सकती है। जी चलिए, इस बीच आपको ये भी बता दें आज जो टिक्स आए हैं उसमें निफ्टी 7 पॉइंट ऊपर है, इंडिकेटिव टिक्स में 6260 पर है। सेंसेक्स पर भी पैटर्न थोड़ा सिमिलर, लेकिन बढ़त जिन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, और हमने इनफैक्ट बाजार खुलने के पहले भी इसकी बात की थी कि कॉग्निजेंट के नंबर्स के बाद आईटी स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। आज अगर आप देखें टीसीएस करीब 1% ऊपर है इंडिकेटिव टिक्स में, विप्रो करीब आधे % ऊपर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि होल्ड करे हायर लेवल्स पे, कल हमने सेलिंग आते देखी थी जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स है उसमें, लेकिन बढ़त शुरुआती दौर में जहाँ पर है इसमें इसके अलावा जेपी एसोसिएट्स है, आईडीएफसी, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, डीएलएफ, टाटा स्टील, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर बढ़त है। आईटीसी और इन्फोसिस थोड़ा सपोर्ट लेते हुए आज करीब 1/4% ऊपर ये दोनों दिख रहे हैं। और प्रेशर जिन स्टॉक्स पर है इंडेक्स में, इसमें एनएमडीसी 1.5% नीचे, बीएचईएल, केन इंडिया, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर नेगेटिव रुझान देखने को मिल सकता है। अमरीश, टाटा मोटर्स पर फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस हफ्ते रिजल्ट्स हैं कंपनी के, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? Tata Motors anyway has been touching new highs. That momentum is there, and clearly I think the results are dependent on JLR and not on the domestic sales, which anyway has been falling in the last couple of months. So we continue to see robust JLR numbers, and based on that we are saying that even at these levels one could look at buying Tata Motors. हमारे साथ अग्रवाल भी बने हुए हैं कोलकाता से, ट्रेडिंग के बारे में उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। राहुल जी, मैं आपसे पहले शुरू करना चाहता था, ये जो ये ऑयल सर्विसिंग कंपनीज हैं, एचओवी सर्विसेज, शिवानी ऑयल, इनमें हमने कुछ मूव देखी है। ये आपको 1-2 दिन की मूव लगती है या वहां स्ट्रेंथ है? उसके साथ अगर आप अपनी भी व्यू दे सकें, जो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स है वहां अगर 2-3 आपकी कोई पिक्स हैं। राजेश, आवाज आ रही है अब तक? ख्याल से मेरे अभी टेलीकॉम दिक्कत जी तो अभी चलते हैं जी। तो ये मैं अमरीश से ये सवाल पूछ लेता हूँ। अमरीश, ये मिड कैप प्लेस में हमने देखा ये जो ये ऑयल सर्विसिंग कंपनीज हैं वहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है, रिग की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स अब तो नहीं फॉलो करते मगर उसमें भी थोड़ी स्ट्रेंथ आई है। कोई पिक्स हैं वहां पर, ये एचओवी, शिवानी, मर्केटर, ये जो रिग्स ऑयल सर्विसिंग कंपनीज, शिपिंग कंपनीज हैं जो पूरी? Yeah, I think I mean in addition to this there is one more stock called Hindustan Oil Exploration. Again, I mean where there was a lot of interest. I mean if you go back 3-4 years, I think that was one of the most favored stocks in this space. So that is one stock I think I mean where you could see a momentum building up. It has come down to levels of about 35-36. I mean whereas it used to put at levels of 100-120 plus. I think that's one space where one can enter at these levels because we see some amount of build up happening, and it's very much possible that we could see levels of about 55 to 58 levels for Hindustan Oil. इस बीच नंबर्स आने वाले हैं, वो
जल्दी से आपको बता देते हैं वहाँ पर जी बिजनेस का एस्टिमेट क्या है। ABB इनके जो नंबर्स आएंगे इसमें उम्मीद बनी हुई है कि जो कंपनी का मुनाफा है वो YOY करीब 21 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ के आसपास रह सकता है और जो रेवेन्यू है वो 1786 करोड़ से बढ़ के 1806 करोड़ के आसपास रह सकता है। BHEL यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो 1274 करोड़ से गिर के 858 करोड़ के आसपास रह सकता है, ये फैक्टर्ड इन है। और जो रेवेन्यू है वो 10,399 करोड़ से गिर के 8,967 करोड़ के आसपास रह सकता है। IGL इंद्रप्रस्थ गैस यहाँ पर मुनाफा 85 करोड़ से बढ़ के 99 करोड़ 100 करोड़ के आसपास रह सकता है और जो रेवेन्यू है 855 करोड़ से बढ़ के 992 करोड़ के आसपास रह सकता है। अशोक लेलैंड यहाँ पर कंपनी का मुनाफा ये 142 करोड़ का जो मुनाफा था उसकी बजाय इस बार एक्सपेक्टेड है कि कंपनी लॉस रिपोर्ट कर सकती है करीब 80 करोड़ के आसपास का और जो रेवेन्यू है वो 3,222 करोड़ से गिर के 2,540 करोड़ के आसपास रह सकता है। राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, इफ यू कैन हियर मी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इस समय मार्केट पर क्या है, कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं? देखिए मीर, अगर आप देखें तो बाज़ार में इस वक्त जो रैली चल रही है मुझे लगता है वो कंटिन्यू होने वाली है। हालांकि कल थोड़ा सा सबड्यूड दिन था और 1-2 दिन हो सकता है कि थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिले, लेकिन कोई भी बिकवाली हम अपने क्लाइंटों को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि खरीदने का मौका है। खास करके मिड कैप फार्मा साइड में या बैंकिंग साइड में हम बहुत बुलिश हैं और वहीं पे रिकमेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बैंकिंग जो है वो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है। फिर वो चाहे आंध्रा बैंक हो, सिंडिकेट बैंक हो, विजया बैंक हो, ये सब कुछ बैंक है जो PSU साइड में अच्छे लग रहे हैं। इवन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो कोटक महिंद्रा और यस बैंक, ये 2 ऐसे बैंक हैं जो हमें लगता है कि इस वक्त खरीदारी की जा सकती है। जी राजेश जी नमस्कार। मैं ये बैंकिंग पे आपसे थोड़ा और पूछना चाहता था। ये बैंकिंग में मैं अगर देखें तो प्राइस, वॉल्यूम और टाइम एक्शन ये सब स्टॉक्स में सेम नहीं है। जैसे ये सिंडिकेट, यूको, यूनाइटेड, देना हो गए, इसमें वॉल्यूम एक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी को 2 या 3 स्टॉक ही पिक करने हो जिनमें ट्रेडिंग, प्राइस, वॉल्यूम, टाइम तीनों के मेजर्स में स्ट्रेंथ है, आप कौन से 3 बैंकिंग स्टॉक लेंगे उसमें? देखिए, ऐसे अगर 3 ही अपने को सेलेक्ट करना हो तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर साइड में अगर जाऊं तो यस बैंक पे दांव लगाना चाहूँगा और पब्लिक सेक्टर में जाऊँ तो सिंडिकेट बैंक और आंध्रा बैंक, ये 2 बैंक ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके प्राइस वॉल्यूम क्राइटेरिया भी ठीक लग रहे हैं उसके। और फंडामेंटली अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, खास करके सिंडिकेट बैंक और आंध्रा बैंक के 0.3, 0.4 प्राइस एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, 3 से भी कम के PE पे ट्रेड कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी आ रही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर अपने इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में 15 से 20% के बढ़त मौजूदा भाव से बिल्कुल संभव है। चलिए, बजाज ऑटो के बिक्री के नंबर्स आए हैं और बिक्री इनकी 6% गिरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ड्रॉप है 3.85 लाख व्हीकल्स इन्होंने बेचे थे और ये 6% गिरे हैं इस बार, बिके हैं इस बार। तो पिछली बार करीब 4,11,000 के आसपास की बिक्री थी, तो यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन देखते हैं कि स्टॉक रिएक्ट कैसे करता है। 29 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है और खुला भी 28 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स निफ्टी 4 पॉइंट ऊपर 6259 का लेवल इस समय निफ्टी पर है। सेंसेक्स 22 पॉइंट ऊपर 20,998 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देख लेते हैं जल्दी से कि आज बढ़त कौन से स्टॉक्स पर है। जो बढ़ने वाले स्टॉक्स है उसमें TCS सबसे ऊपर है, 1.5% ऊपर इस समय TCS का काउंटर है। इन्फोसिस 1% से ज़्यादा की बढ़त है। पावर ग्रिड, टाटा पावर, BPCL, IDFC, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रैनबैक्सी, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिली है शुरुआती दौर में। और ये IT पर क्लियर इम्पैक्ट, जो कॉग्निजेंट के नंबर्स हैं उम्मीद से काफ़ी बेहतर, कंपनी का खुद के एस्टिमेट से बेहतर नंबर्स जो आए हैं उसका इम्पैक्ट IT स्पेस पर देखने को मिला है। और वैसे भी क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला था तो ये इसे एक बाउंस भी कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये अच्छे से प्ले आउट हो रहा है। इसमें TCS 2% ऊपर है और इन्फोसिस 1.5% ऊपर है, विप्रो करीब 1.5% ऊपर है। रिलायंस ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, ये करीब
1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। डीएलएफ के काउंटर पर अच्छी स्ट्रेंथ है, 61 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 12 पॉइंट ऊपर 6265 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी नेगेटिव है, आज 1/4% का ड्रॉप बैंक निफ्टी पर देखने को मिला है। और अगर हम नुकसान वाले स्टॉक्स को भी देखें विद इन इंडेक्स जो प्रेशर वाले स्टॉक्स हैं, इसमें इंडसइंड बैंक करीब 1% नीचे है, बजाज ऑटो सेल्स नंबर्स अभी हुए आए, काउंटर करीब 1% नीचे है, एसीसी, सेसा सोलाइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, बीएचईएल, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर इस समय नुकसान देखने को मिला है। और साथ ही जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उन्हें अगर हम देखें एसबीआई, देना बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इन स्टॉक्स पर अगर हम देखें तो रुझान कुछ हद तक मिक्स ही इस समय देखने को मिल रहा है। फिर ये जो रैली है बिल्कुल कॉपी बुक फैशन में हो रही है। रैली एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कर रही है। मैं सिर्फ बैंकिंग में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो है संस्थागत निवेशकों का ज़्यादा काम है, तो वो जब खरीदते हैं तो पूरी सेक्टर में खरीदते हैं। तो वो रैली कब शुरू होती है, किस टाइम पे शुरू होती है, वो 1-2 घंटे बाद देखना पड़ेगा कैसे चल रही है। मगर अभी जो है आपने जैसे कहा, ये कॉपी बुक फैशन में रैली अलग अलग सेक्टर्स में जा रही है। बेसिकली इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शन के जैसे फैलती है और फिर जो है नेक्स्ट स्टेज में फिर से इंडेक्स जो है ऊपर जाने का प्रयास करेगी। मगर इस टाइम पे कॉपी बुक फैशन पे रैली चल रही है। चलिए, अमरीश हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, आज बढ़त इस समय तो एटलीस्ट देखने को मिली है, सेंसेक्स 49 पॉइंट्स ऊपर है और निफ्टी 6266 पर है, 13 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आज ये जो बढ़त आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली है, इसमें क्या आप बिकवाली की सलाह देंगे या फिर नई पोजीशन ली जा सकती है यहाँ पर जो हैवी वेट्स हैं उसमें और मिड कैप में भी? आई थिंक फिर से संपर्क टूट गया उनके पास, बट खैर शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए अमरीश। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आपका क्या व्यू है मानव, आईटी स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए आज? देखिए, स्पेसिफिकली अगर आईटी स्टॉक्स की बात करेंगे तो मेरे को जो स्टॉक अच्छा लग रहा है आईटी मिड कैप में से वो है केपीआईटी क्यूमेंस। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एट 143 एंड वहाँ से स्टॉक ने अच्छा बाउंस दिया इंट्राडे। जो पैटर्न्स भी बने हैं वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में से बाउंस हुए हैं। स्टॉक का जो लेवल्स है अराउंड ऑन द अपसाइड 148 149 के रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब ऑन द अपसाइड ब्रेक करेगा एंड यू कैन सी अ स्मूथ रैली। एटलीस्ट 157 158 के टारगेट्स बैठते हैं। इस स्टॉक का जो ओवरऑल पैटर्न भी इज़ लुकिंग वेरी गुड। और अगर आपको कोई और स्टॉक भी देखना है ये सेक्टर में से तो आई थिंक TCS एंड विप्रो इज़ ऑल्सो लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। जी मेरी एक छोटी सी मैं बात मेंशन करना चाहता था। आप ऑटो के नंबर्स आप सही कह रहे हैं। अगर मुझे याद ठीक से पड़ता है तो दिवाली पिछली बार शायद अक्टूबर में पड़ी थी। करेक्ट। तो इस बार क्या है, शायद वो नंबर्स उसकी वजह से नवंबर में ना पहुंच जाए, तो देखना पड़ेगा कि कैसे आए नंबर। बिल्कुल। इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर हम BSE के परसेंटेज गेनर्स की लिस्ट देखें, कुछ हैवी मोमेंटम स्टॉक्स हैं जैसे जैन इरिगेशन का DVR आज करीब 7.5% ऊपर है। एजुकेशन स्टॉक्स की हमने बात की है काफ़ी दिनों से, यहाँ पर करियर पॉइंट 7% ऊपर है। और एक स्टॉक जहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है वो है शासून फार्मा, ये करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और एक जो थीम है जो मार्केट में है इस समय, वो बारिश की पैटर्न जैसी रही है, उसके चलते जो राइस के दाम हैं वो बढ़े हैं और इसका इम्पैक्ट राइस स्टॉक्स पर भी देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट कोहिनूर फूड्स इस समय करीब 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। राजेश, ये 2-3 थीम है, जैसे फार्मा स्टॉक्स में मिड कैप में हम देख रहे हैं, स्पेशली वो स्टॉक्स जो API में है वहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, राइस स्टॉक्स में मोमेंटम है, इसे कैसे ट्रेड करें? देखिए, सही कहा आपने, कोहिनूर फूड्स में बहुत अच्छी मोमेंटम चल रही है। कल भी हमने देखा था पर सर्किट पे ये स्टॉक था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत स्टीम इसमें बाकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। न केवल कोहिनूर फूड्स बट इस तरीके की दूसरी कंपनी जो लक्ष्मी एनर्जी है, हालांकि लक्ष्मी एनर्जी में NSCL के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण से उनका भी नाम आया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन 22-23 रुपये में मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा पिक हो सकता है, प्रोवाइडेड NSCL की तरफ से कोई नेगेटिव सरप्राइजेस निकल कर ना आए। कोहिनूर फूड्स में वाकई खरीदारी की जा सकती है। जहां तक मिड कैप फार्मा का सवाल है, मुझे लगता है इस सारे स्पेस में शासून जैसे कि बहुत अच्छा चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, खास करके रिजल्ट्स के बाद से। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इसमें सुवेन एक
है और नाम जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। इवन डिशमैन फार्मा जो पिछले अगर आपने देखा हो तो महीने 1.5 महीने में वो लगभग दुगना हो चुका है। मुझे लगता है वहाँ अभी भी बहुत स्टीम लेफ्ट है, क्योंकि एक तो एक्सपेंशन उनका पूरा होने वाला है, दूसरे विटामिन डी में कामकाज कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़े प्लेयर हैं जिसके कारण से उन्हें एक अच्छी बढ़त मिल रही है। तीसरी क्रैम्स का उनका बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम समझते हैं कि कम से कम 90-95 रुपए के टारगेट के साथ डिशमैन फार्मा अगर अगले 6 महीना के टाइम होराइजन के साथ कोई निवेश कर सकता है तो 90-95 के एवरेज उसमें आ सकते हैं। जी डिम्पी हमारे साथ मौजूद हैं अभी बजिंग स्टॉक लेके। डिम्पी बताइए। आशीष शुक्रिया। देखिए आज का जो बजिंग स्टॉक है वो टाटा कॉफ़ी है। अब मैं थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बैंकिंग से हटाकर कुछ ऐसे सेगमेंट में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे पैसे काफ़ी बज़ है। जैसे कल जुबिलेंट फूडवर्क आपको पता है 18% चला, कल बाजार टूट रहा था लेकिन वो चल रहा था। इस तरह के जो थोड़े थीम बेस्ड स्टॉक है उसके अंदर मोमेंटम भी अभी भी काफ़ी बना, और इस तरह के मार्केट में वो ट्रेडर्स की फैंसी भी थोड़े बन जाते हैं। मेरे पास इस समय चार्ट है वो टाटा कॉफ़ी की है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप 10 मिनट्स में देखें चाहे आवरली देखें, एक अच्छा बेस बनाया है इसने पिछले आप ये कह सकते हैं 10 से 5 दिनों के अंदर, और इस बेस को आज ये ब्रेकआउट करने की कगार पर खड़ा है। यानी कि 1150 के ऊपर आज अगर निकल जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है जिसमें करीब 15 से 20 रुपए निश्चित तौर पर आपको मिल सकते हैं। इसलिए 1165 का हमने यहाँ पे टारगेट डाला है। ऑल्दो ये इसको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं अपने हाई पे पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी आज 1150 इसका रियल टेस्ट होगा। एक बार इस रेंज को ये पार करेगा तो आप देखेंगे कि एक अच्छा मूव जो इसने बेस बनाया हुआ है उसके ऊपर देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो टाटा कॉफ़ी पे नज़र रखें। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अच्छा मोमेंटम भी दिखाता है, और बाजार अगर कहीं भी खड़ा हो ये अपने दम पर अपनी यूएसपी के कारण चलने की हिम्मत भी रखता है। वॉल्यूम में कुछ खास कमी नहीं है, आज भी वॉल्यूम इसके अंदर ठीक ठाक बना हुआ है। तो 1165 1170 तक के टारगेट के लिए आप चाहे तो इसको प्लस कर सकते हैं। जी थैंक यू शुक्रिया डिम्पी। मैं ये देख रहा था कि अरेबिका प्राइसेस जो हैं वो तो नीचे जा रही हैं, अगर देखें वो टेक्निकली फॉलो करें आप यू कैन सी दैट एक्चुअली अब जैसे एज वी स्पीक ऑलरेडी 20% ऊपर चला गया है। बट और एक खबर है औरबिंदो फार्मा पर है, इनफैक्ट अच्छी खबर है कि इनकी 2 दवाओं को यूएस FDA से मंजूरी मिली है। फार्मा स्टॉक्स पर हम वैसे भी बात कर रहे थे, औरबिंदो फार्मा पर देखते हैं रुझान किस तरह का देखने को मिला है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये खबर यहाँ पर औरबिंदो फार्मा पर डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगी। 2 इनकी दवा हैं जिन्हें यूएस FDA से मंजूरी मिली है। स्टॉक करीब 0.5% ऊपर है, ये चल भी चुका है। अगर आप अक्टूबर की सीरीज देखें उससे पहले सितंबर में, तो उसमें भी स्टॉक चला है। बताइए जी। मेरे पास ये आप अपना थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, मगर जहाँ तक मेरा अंदाजा है टाटा कॉफी 51% जो है टाटा टी के पास है। तो अगर कॉफी चलता है तो टाटा टी भी जरा देख लें उसमें क्या होने वाला है। दूसरा मैं ये कहने वाला था कि भाई ये सब चल गए हैं तो जितने ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, एडलवाइस हो गया, इंडिया इन्फोलाइन हो गया, मोतीलाल ओसवाल, क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस बहुत ही लो थी। मैं सोच रहा था एक बार अमरीश बैठे हुए हैं, अगर वो बोले तो अमरीश अगर ये सब चल गया है तो ब्रोकरेज तो आपके थ्रू ही होगा, तो ये स्टॉक कब चलेंगे? मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इन्फोलाइन, एडलवाइस, ये जितने लिस्टेड स्टॉक हैं। अमरीश इस समय नहीं है, लेकिन वी कैन टेक अ व्यू फ्रॉम राजेश। राजेश आपका कोई व्यू है इन ब्रोकरेज स्टॉक्स पे? देखिए फिलहाल अगर आप देखें तो बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं है, ब्रोकरेज स्टॉक्स में वॉल्यूम उतने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जो रैली स्टार्ट हुई है ये अभी बहुत दूर तक जानी है। आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अगले दिवाली तक कम से कम निफ्टी में 10% के आसपास की बढ़त देखने को मिले। तो अगर ऐसा होता है और 6357 जो कि पिछला हाई है निफ्टी का, उसके ऊपर जब बाजार निकलता है तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, जो कि अभी बिल्कुल भी नदारद है। इतनी बढ़त होने के बाद भी अगर आप देखें तो नीचे के लेवल से करीब 1000-1200 पॉइंट की निफ्टी के बढ़त के बावजूद रिटेल पार्टिसिपेशन एकदम नगण्य है। तो जब तक कि रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं आएगा
मुझे लगता है ब्रोकरेज स्टॉक्स में उतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगी जितनी की आनी चाहिए, भले ही वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। दूसरे ये जो बड़े ब्रोकरेजेस के नाम आशु ने अभी लिए हैं उसमें कई ऐसे हैं जिसमें NSCL में उनके बड़े अमाउंट्स फंसे हुए हैं, तो वहां से अगर उन्हें राइट ऑफ करना पड़ा आने वाले तिमाहियों में तो वो एक बॉटम लाइन पे बड़ा धक्का लगेगा। तो ये दो चीजों को नजर में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा आफ्टर निफ्टी ब्रेक्स ऑन द अपर साइड, तब उसके बाद मुझे लगता है इनमें गतिविधि बढ़ जाएगी। फिर से एक बार आशु बात करते हैं राइस स्टॉक्स की। मोमेंटम अच्छा खासा है यहाँ पर और ये मोमेंटम का ही मार्केट है। कोहिनूर फूड्स हमने बात की थी, अब ये 10% ऊपर है। LT फूड्स अगेन राइस एक्सपोर्ट काउंटर 8.5% ऊपर है। KRBL राइस से जुड़ा हुआ काउंटर ये करीब 7-8% ऊपर है। ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस समय दिखा रहे हैं। मानव हालांकि ये आज का मूव है बट जो खबर है यहाँ पर वो फंडामेंटल है और इसे बाजार आगे भी भुना सकता है बिकॉज जो प्राइजेस हैं वो और बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। कैसे लग रहा है आपको टेक्निकली ये स्टॉक सिस्टम? देखिए स्पेसिफिकली अगर आप बात करें KRBL की स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा है एट द मोमेंट। अगर आप ये देखेंगे 20 लेवल से ये स्टॉक ने एक बहुत अच्छा राइज दिया है एंड ये जो राइज आया है कंफर्म करता है अप ट्रेंड विद फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड लोज। एंड जब भी स्टॉक ने राइज दिया है वॉल्यूम्स ने कंफर्म किया है जो काफ़ी बुलिश है। ये स्टॉक ने अपना रिसेंट हाई भी एक्सीड किया जो कंफर्म करता है कि स्टॉक अभी कंटिन्यू करेगा ऑन दी अपसाइड। मुझे लगता है स्टॉक इन द नियर टर्म परस्पेक्टिव इसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉग है। इन द नियर टर्म परस्पेक्टिव आई थिंक 38 to 40 लेवल्स के टारगेट्स बैठ सकते हैं। इसका जो आप सपोर्ट पकड़ सकते हैं अराउंड 31 के सपोर्ट रहेंगे। तो आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर 30 का भी स्टॉप लॉस रखाएंगे तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी ये सिर्फ एक चीज़, मेरे जो स्टॉक्स हैं इनमें वॉल्यूम्स थोड़ी कम रहती हैं तो आप वॉल्यूम पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अभी तो बहुत स्ट्रेंथ आ गई है वॉल्यूम में, 4-5 टाइम बढ़ोतरी हुई है, मगर वॉल्यूम पे फोकस कीजिएगा प्राइस के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मानव भी हमारे साथ रहेंगे और राजेश से अब और कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे।